नमस्कार, आप सभी का साहित्य मंच कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उर्दू के मशहूर शायर आदरणीय चंद्रभान खयाल साहब, जो साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के सामाजिक संयोजक हैं। और आज हमारे बीच में रचना पाठ करने के लिए हमने आमंत्रित किया है आदरणीय डॉक्टर फतीहुल्लाह साहब को, गौहर रज़ा साहब को और जनाब परवेज शहरियार साहब को। हम साहित्य अकादमी की ओर से अपने चारों अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच में गौहर रज़ा साहब मौजूद होंगे, वो जैसे कि आएंगे हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आप सबका भी बहुत स्वागत कि आप इस मौसम में इतनी गर्मी थी उसके बावजूद भी आए हैं। ये उर्दू शायरी के प्रति आपका जो प्रेम है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। बहुत ही संक्षेप में मैं रचनाकारों का आपसे परिचय करा देता हूँ। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा रचना पाठ के लिए डॉक्टर परवेज शहरियार साहब को। आप उर्दू के मशहूर शायर और कहानीकार हैं। इन दिनों आप एनसीईआरटी में उर्दू के सलाहकार संपादक हैं। आप वर्ष 2007 में कौमी उर्दू काउंसिल में प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर रहे, साथ ही एनबीटी के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे हैं। आप उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी नज़में लिखते हैं और मुझे याद है कि कोरोना का समय जब चल रहा था उस समय आपने अंग्रेजी में नज़में लिखनी शुरू की और लगभग 100 से अधिक कविताएं आपने अंग्रेजी में लिखी हैं। आपकी लगभग 50 नज़मों का पोलिश, इंडोनेशियाई, अरबी, स्पेनिश, पुर्तगाली और अल्बानियाई ज़बानों में तर्जुमा शायद हो चुका है। आपके 2 शेरी मजमूए, 2 कहानियों के मजमूए, तनकीद की 5 किताबें और 10 तराजीम शायद हुए हैं। आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया है। मेरी रामायण अधूरी है जैसी मशहूर नज़्म लिखने वाले आदरणीय परवेज शहरियार साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी रचनाओं से धन्यवाद। और मेरा बहुत बड़ा आदाब तमाम हाज़रीन को जो जैसे में इस वक्त मौजूद है। मेरे लिए ये बहुत ही एतराज़ की बात है कि साहित्य अकादमी जैसे प्लेटफॉर्म से आज मुझे कविता सुनाने का मौका मिल रहा है, अपनी नज़में पेश करने का मौका मिल रहा है, जहाँ ऑडियंस भी अपने फील्ड में बहुत ही मानी जानी हस्तियाँ होती हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ अपनी नज़म पेश करूँगा। सदर जलसा की इजाज़त के साथ कुछ रोमानी नज़में इधर लिखी है मैंने। हालांकि मैं ज़्यादातर फिक्री नज़में लिखता हूँ और जो सोशल इश्यूज हैं उस पर नज़में लिखता आया हूँ मैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने तजुर्बा किया है और कुछ रोमानी नज़में भी लिखी है, पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है मुझे इश्क है। तुम जो इस उम्र में इश्क करते हो, तुम जो इस उम्र में इश्क करते हो, तुम मोहब्बत कैसे कर पाओगे? तुम जो इस उम्र में इश्क की बातें करते हो, तुम इश्क के तकाज़ों को भला कैसे निभा पाओगे? क्या तुम उसकी याद में सुबह शाम दिल अपना जला पाओगे? तुम इतना खूने जिगर कहाँ से लाओगे? इतनी कुव्वत जुटा पाओगे? माशूक के नाज़ो इश्वा उठा पाओगे? उसके तहकमाना लहजे बर्दाश्त कर पाओगे? उसकी हिज्र में तहज्जुद पढ़ना, उसकी हिज्र में तहज्जुद पढ़ना, दुआएं करना, क्या ये सब तुम कर पाओगे? हाँ, मुझे इश्क है उस ज़ात से, उसकी मखलूक़ात से। मैं राज़ी व रज़ा हूँ उसकी हर बात से, तो फिर इश्क क्यों न कर पाऊंगा? मैं इश्क की रस्में
کی قسمیں خوب نبھاؤں گا، میں دیکھنا ایک دن اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ یہی تو عمر ہے جس میں عشق ہوتا ہے اسی ایک ذات سے، اسی کی ہر بات سے، دل مچلتا ہے بے قراری سے، اس کے تصور ملاقات سے۔ ہاں مجھے عشق ہے رب العالمین سے، مالک کائنات سے مجھے عشق ہے۔ دوسری نظم ہے جس کا عنوان ہے سب کو بھول جاؤ گی۔ یہ اصل میں وہ پروز پوائنٹس ہیں، نثری نظم جسے کہتے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں میں۔ تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا میں کہ بس، تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا میں کہ بس تم دیکھتی جانا، سب کو بھول جاؤ گی تم، میری بن جاؤ گی تم، تمہاری دنیا تمہاری کائنات مجھ میں سمٹ جائے گی، میری شبیہ آئینہ دل میں تمہارے اتر آئے گی، میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر پاؤ گی تم، مجھ میں اس طرح جیتی ہو تم جس طرح گوشت اور ناخن، مجھ میں ہر پل اس طرح رہتی ہو تم جس طرح دل میں دھڑکن، میرے شعور میں اس طرح بستی ہو تم جس طرح مربوط ہے روح سے بدن، تم میرا یقین کرو تم ہی میری سچی چاہت ہو، تم ہی میری تسکین دل، تم ہی میری زندگی کی راحت ہو، تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا میں کہ بس تم دیکھتی جانا، سب کو بھول جاؤ گی تم، میری جان بن جاؤ گی۔ یہ تیسری نظم ہے، یہ بھی رومانی نظم ہے جس کا عنوان ہے وہ اتنی دلکش تھی۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ اسے کوئی کلوپترا کوئی مونا لیزا کہتا تھا، دراصل اس کے جسم میں نہ جانے کتنے فنکاروں کی دستکاری کا حصہ تھا۔ اس کے جسم کے تاج محل کو معماروں نے اپنے دست محنت کش سے کسی سنگمرمر سے تراشا تھا۔ اس کے بدن کے ظروف اور سراہی میں نہ جانے کتنے کمہاروں کی شب و روز تھا، جزو محنت شاکا تھا۔ اس کی تمجید بدن میں بھی نہ جانے کتنے گلہائے ناشگفتہ کا جلوہ تھا۔ اس کی دوشیزگی کے جمال میں بھی نہ جانے کتنے کوثاروں، کتنے جھرنوں کے نشیب و فرازوں اور حبابوں کا اجتماعی کرشمہ تھا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ اس کے حسن دل فریب میں شاید میرے خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک مختصر سا قصہ تھا۔ وہ اتنی دلکش تھی بس ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ اس کی ہے اور وہ اس کا تھا۔ وہ اتنی دلکش تھی۔ اس نظم کا عنوان ہے سندر کی خوشبو اور سانپ۔ کوئی افعی ہے یعنی کوئی سانپ ہے، کوئی افعی ہے جو چندن کے پیڑ کی خوشبو سے مخمور ہو اٹھتا ہے۔ اس
اس کی شاخوں اس کے پتوں سے لپٹ کر نہ جانے کیا ڈھونڈتا رہتا ہے، جیسے چاند کی تاب میں ہردم چکور رہتا ہے، جیسے چاند کی کھاد میں کوئی میگھ کا کالا چور رہتا ہے۔ اور پھر ایک پل ایسا بھی آتا ہے جب وہ چاند کو اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے، دنیا کی نگاہوں سے بچا کر اپنی آغوش میں ڈھپ لیتا ہے۔ سفیدی ظلمت میں حل ہو جاتی ہے، روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے، لیکن یہ تاریکی ہی اصلاً تخلیق کا منبع ہے۔ من کا افعی بھی رہنا چاہتا ہے تیرے گرد و پیش، وہ تیری زلف کوئی شنکر کی جٹا بھی نہیں۔ پھر کیوں یہ افعی تیری گردن تیرے ناف تن میں حمائل ہونا چاہتا ہے بار بار، تیرے سندل بدن کی خوشبو کوئی امرت کوئی سوم رس بھی نہیں۔ پھر کیوں یہ دشت راہو کیتو کی طرح پینا چاہتا ہے اسے بوند بوند چال وادی سے۔ تاریکی ہی تیرا مقدر ٹھہرا، تیرا مسکن بھی تاریک ہے۔ اے ذوالقرنین، ظلمت ہی تو آب حیات کا سرچشمہ ہے، تیرا سکون تیرا قرار بھی تاریک ہے۔ تاریکی ہی اصل منبع نور ہے، تخلیق کائنات کا شعور ہے۔ بادل جب چھٹتا ہے چاند اور بھی دمکتا ہے، میگھ دودھ کے کالے گھنے ہلکے سے نکل کر چاند اور بھی دودھیا پر نور ہو جاتا ہے۔ سندل کے شجر سے لپٹ کے سانپ اور بھی مسرور ہو جاتا ہے۔ لاشعور سے شعور کا سفر مکمل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب۔ پرویز شہریار صاحب نے جو آج یہ بڑا سوبھاگیہ کا وقفہ ہے کہ یہاں پہ جو تینوں ہی شاعر ہیں وہ نظموں کے بڑے شاعر ہیں، اور ابھی ہم نے پرویز صاحب سے نظمیں سنی جس کو انہوں نے رومانی نظمیں کہہ کے پڑھا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مالک کل کا کارنامہ ہے اور جو انسانیت اور دنیا کے تمام سرشٹی کے تمام پرانیوں کے ساتھ جو ان کی محبت کا ایک انہوں نے رنگ دکھایا، وہ رومان کو ایک بڑے ارتھ میں ہمارے سامنے پرستوت کرتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اس اتنے اچھے کاروبار کے لیے۔ متروں، میں اب دوسری طرف لے چلوں گا آپ کو۔ ایک ایسے شاعر ہیں ہمارے بیچ میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سمے ہے، ایسے سمے میں، ایسے تاریک سمے میں رومان کی کویتائیں یا شاعری نہیں کر سکتا، اور اس کے باقاعدہ کارن ہیں۔ میں آواز دوں گا ڈاکٹر گوہر رضا صاحب کو، بہت ہی عزت کے ساتھ۔ آپ اردو کے اہم شاعر، سماج سیوی اور ڈاکومنٹری فلم پروڈیوسر ہیں۔ آپ ویگیانک بھی ہیں اور جنتا کے بیچ وگیان کی سمجھ کو لوکپریہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے پرتھم سوتنترتا سنگرام پر، جنگ آزادی اور بھگت سنگھ پر انقلاب فلم بنائی ہے۔ فلم سے سلام انڈیا کے لیے آپ نے گیت بھی لکھے ہیں۔ آپ کے کویتا سنگرہ جذبوں کی لو تیز کرو کو ہندی اکادمی دوارا پرسکار پراپت ہوا۔ آپ کو 1999 میں وشو ودیالیہ انوندان آیوگ دوارا شیکشنک فلم کے لیے سروشریشٹھ وشے وشیشجیہ پرسکار کے ساتھ دلی اردو اکادمی سے بھی پرسکار سے نوازا گیا۔ میں بہت ہی عزت کے ساتھ آمنترت کرتا ہوں ڈاکٹر گوہر رضا صاحب۔ اکادمی کا آپ کا اور یہاں جو حضرات موجود ہیں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ اس کالے سمے جس کی بات کی ڈاک ٹائمز کی، ایک فلم ڈاک ٹائمز بھی بنائی ہے، اس وقت مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں کچھ اپنی نظمیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایک نظم جو جس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ نظم کا حصہ بن گیا، وہ یوں میرے ساتھ کہ ایک مشاعرے کے بعد ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ آپ سائنٹسٹ ہیں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے رکا ہوا تھا، آپ کی نظموں میں اتنا خون خرابہ کیوں ہوتا ہے؟
कुछ आप अच्छी शायरी नहीं कर सकते क्या? कुछ ढलता सूरज, उगते हुए फूल, खिलती हुई कलियां, महकी हुई जुल्फे, के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये नज्म उसके नाम, उस लड़के के नाम, मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का पाकपन लिख दूं, ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर। करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर, धड़क के रंग से खेलूं लिखूं फितरत में, मेरे कलम के लिए ही रचे राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर घुमा हो सुख का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होंठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयास मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे ज़माना पहले ये सरगोशियों में कहता है। बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोला, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं। मैं चाहता हूँ कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं, जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने में। क्या बात है, बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले। मैं चाहता हूं धरती रशा में गम तो ढले, या वो खून की बारिश या आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे नफरत का सरबलंद जुनून। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है। लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद यही नज़्म आनी थी। इसके अलावा इसमें बड़ी जान है, इसमें भी बड़ी जान है, इसमें भी बड़ी जान है। जी मैं एक नज़्म और पेश कर रहा हूँ जो ज़र्द पत्तों का बन, ज़र्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। ये फैज़ साहब की नज़्म की शुरू की कुछ लाइन, तब सबसे खूबसूरत इंतसाब अगर किसी का पढ़ा है तो वो ये नज़्म है। इससे बेहतर अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी ज़बानें तो पढ़ लेता हूँ और उनसे ज़्यादा बेहतर इंतसाब या डेडिकेशन मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये नज़्म जो है ये फैज़ साहब से मुतासिर होकर लिखी है। थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, उर्दू के शायरी मेजरी फैज़ साहब से। ज़र्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, ज़र्द पत्तों का बन फैज़ का देश है, दर्द की अंजुमन फैज़ का देश। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है ख़ज़ां की डगर।
बस वही देश है जर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राह गुजर ही नहीं। इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुक सी गई, खंजरों की ज़बां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिर जामुनीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन खिजाओं को, नाम किसके करूं इन खिजाओं को, मैं किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गई, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन मेरा देश से दर्द की मेरे हमनशी जर्द पत्तों का दर्द, दर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ऐ मेरे हमनसी जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ये भी सच है कि उस फैज के देश में चाँद अब दिन निकलता है हर शब वहाँ, बाबा जोड़ना सही कि भी सच है यही, जिंदगी अपनी रक्षा है उस देश में। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं है। और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, फिर भी है ये यकीन, खल्क उठे भी हाथों में परचम लिए, सुबह बाजे पहने हुए आएगी। रंग बढ़ेगा बहारों खिजाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगा। दर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी। बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना किसी भी शायर का ये शायर कौन सा सुनाई जाए। तो आपके दिल के बहुत करीब, लेकिन उनके दिल के सारी होगी, उनके दिल के करीब सारी ये याद नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये नज़्म बहुत जल्दी दूसरी जबानों में ट्रांसलेट हो गई, दुनिया की कई बड़ी जबानों में, जिसमें अरबिक और उस तरह की जबानें भी शामिल थी। और मुझे बेहद ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जो दिल्ली की फसादात पे लिखी हुई नज़्म थी, जहाँ से मैं जब लौटा था तो मेरे जूतों में वहाँ जले हुए घरों की राख थी, उस नज़्म का और ज़बानों में और कल्चर्स में इस्तेमाल किया जाना ये गवाही दे रहा था कि वहाँ की हालात अच्छी नहीं, और इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ हमारे ही ज़ख्म नहीं है, इस ज़मीन के ऊपर जगह जगह ज़ख्म मौजूद है। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब दौरे खिज़ां था, गवाही दो कि बहते वक्त के धारे बहुत संगीन थे तब, बहाव तेज था और तैरना मुश्किल था बेहद। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब हुक्काम ने खुद को खुदा समझा, गवाही दो कि तुम मौजूद थे जब इस वतन के पासबानों में अंधेरी रात थी। यलगार बोला था हर एक शहरी को सफारा किया था, गवाही दो कि तुम मौजूद थे जब इस वतन के पासबानों में अंधेरी रात में यलगार बोला था, हर एक शहरी को सफारा किया था। गवाही दो अंधेरी रात थी और मुल्क में डाका पड़ा था, सफेद जब बिक चुकी हर जेब खाली हो चुकी तब, गरीबों के लबों से रोटियां तक छीन ली थी। गवाही दो जुनून को सरबरहना घरों में बस्तियों में
घूमता देखा है तुमने। गवाही दो कि नफरत साथ थी उसके, गवाही दो उसी नफरत ने उनके घर जलाए, जो अपने हक की खातिर शाहराहों पर खड़े थे। गवाही दो सैकड़े लोग देखे हैं जिनके घर जले थे। गवाही दो दुकानों, दर्सगाहों और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। गवाही दो कि शाहों की अदालत नफरतों से भर चुकी है। गवाही दो कि शाहों की अदालत नफरतों से भर चुकी है। अदालत मुजरिमों के कटघरे में खड़ी है, हाथ बांधे, सही इल्जाम है इन मुंसिफों पर। किताबों और कलम को बेच डाला, मुंसिफी को बेच डाला। गवाही दो कि सब सस्ता बिका था। गवाही दो कि इंसाफ जनता की अदालत में खड़ा है। गवाही दो यकीन रखो कि इस दौरे खिज़ा में भी तुम्हारी हर गवाही दर्ज होगी। तुम्हारी हर गवाही पर यहाँ इंसाफ होगा। तुम्हारी हर गवाही से गरीबान चाक में सिलेंगे। तुम्हारी हर गवाही से बहारें अपने पैरों में ज़ेबाइश करेंगी। तुम्हारी हर गवाही अगली नस्लों के लिए राहों में उजियारा बिखेरेगी। गवाही दो कि तुम पर कर्ज है, गवाही दो कि तुम पर फर्ज है। बहुत शुक्रिया आदरणीय अब्दुल रज़ा साहब। मित्रों, हमने बहुत अच्छी नज़में सुनी और इस बात से कई बार कोई भी शायर, कोई भी रचनाकार या दुनिया के जितने भी अनुशासन हो सकते हैं जिंदगी से जुड़े हुए, वो राजनीति से अलग हो नहीं पाते और जीवन जीने की भी अपनी एक राजनीति होती है जिस पर बड़े फिलासफर्स और बड़े लेखकों ने इस पर काफी कुछ लिखा है। लेकिन उसमें भी एक जो सलीका, खासतौर से जब आप कविता में और शायरी में आते हैं, तो शायरी का तो काम भी कहा गया है कि कम बोलती है, कई बार तो उसका मौन बोलता है। गौहर रज़ा साहब की भी एक नज्म है जिसमें खामोशी का जिक्र आता है। ये खामोशी ऐसी है कि बस खुल जाए तो खुल जाए। कई बार जब खामोशी से बात चल सकती है तो क्या शब्दों को इतना ज्यादा बोलना चाहिए? कई बार मैं सोचता हूँ और मुझे अब एक नया तरीका मिला है सोचने के लिए, क्योंकि मैंने वो दौर भी जब आपातकाल का दौर था, उस समय के भी कवियों ने बहुत तल्ख आवाज में आवाज कविता में दर्ज की थी, चाहे वो हिंदी के नागार्जुन हो या ढेर सारे, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कविता की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा को भी कई बार हम, जो प्रेम कविता होती है किसी क्रांति से कम है कविता। एक छोटी सी कविता मैं यहाँ केदारनाथ सिंह की सर कोट कर रहा हूँ। केदारनाथ सिंह की कविता का शीर्षक है हाथ। उसका हाथ, अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। आप देखें, इसको आप एक रोमांटिक कविता की तरह भी पढ़ सकते हैं और इसको आप इस अर्थ में देखें जरा कि हमारे यहाँ चाहे उर्दू शायरी हो, संस्कृत की कविता हो या हिंदी की कविता हो, सब में जो भी सौंदर्य का मापदंड या प्रतिमान बनाया गया है वो इतने सुंदर, इतने शफाफ, इतने सफेद की कल्पना की गई है। कई बार तो मृत्यु तक से ठंडे हुए हाथ, इस तरह से हाथ की कल्पना की गई कि इतना ठंडा, इतना सुंदर हाथ है जैसे मृत्यु का। ऐसे में केदारनाथ सिंह कहते हैं कि ये हाथ जिसको छूने पर गर्मी महसूस हो, ये कौन सा हाथ हो सकता है? कामगारों के ही हाथ हो सकते हैं। हम पहचान लेते हैं, आसानी से पहचान लेते हैं कि ये हाथ किसका होगा। वो खुरदरा हाथ होगा, वो बेढंगा हाथ होगा। और ये जो सौंदर्य का असौंदर्य शास्त्र, असौंदर्य का जो सौंदर्य शास्त्र है, ये अपना एक नया प्रतिमान कर देता है, ये क्रांति करता है। तो कविता के जो हमारे अपने नियम हैं, हमारे जो कहने का अपना सलीका है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ आदरणीय गौहर रज़ा साहब के प्रति। और मित्रों, अब मैं बहुत ही मकबूल, मशहूर और अपने मुहतरम शायर प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को आवाज़ दूंगा। उर्दू के मुमताज़ शायर हैं, नक्काद हैं, स्केच राइटर और ड्रामा निगार हैं।
آپ کی پیدائش 1940 میں اجین مدھیہ پردیش میں ہوئی. 1978 سے 2005 تک آپ اردو درس و تدریس سے جڑے رہے اور پروفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. آپ کے 4 شعری مجموعے، 2 ڈراموں کے مجموعے، تنقیدی مضامین کی 16 کتابیں، 1600 صفحات کی 3 جلدوں میں ڈکشنری شامل ہے. آپ کو کئی اعزاز اور اکرام شامل حاصل ہوئے ہیں، جن میں اقبال سمان، دلی اردو اکادمی کا دتاتریہ کیفی ایوارڈ، اتر پردیش اردو اکادمی کا ابوالکلام آزاد انعام جیسے انیک پرسکار شامل ہیں. بہت ہی آدر کے ساتھ میں آمنترت کرتا ہوں آدرنیہ عتیق اللہ صاحب. بہت خوبصورت نظر نہیں، نظروں کا ماحول بھی مجھے لگا کہ ماحول بن گیا ہے. گوہر صاحب کی وجہ سے بہت اچھی نظریں انہوں نے سنائیں اور بہت خوبصورت انداز میں سنائیں. شہریار کی نظریں بھی بہت اچھی تھیں، بلکہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں احتساب پر فوقیت تھی. میں کہہ رہا تھا کہ بہت نظر سنائی. بہت ہی مختصر ترین یہ محفل ہے، اس میں 3 شاعر ہیں. تو چوتھے ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ ضرور سنائیے، بتائیے سنی رہے جی. تو باہر میں دیکھ رہا تھا کہ نظمیں تو ہوئی ہے، غزل نہیں ہوئی ہے جی. تو سن کر تو یہی آیا تھا کہ نظم اس کا ہوتا لیکن سنا ہوا نظم کی یہ محفل کے لیے یہ وقت ہے جی. آپ جی میں محسوس کیا کہ غزل کی کمی کچھ محسوس کر رہا تھا. اور ویسے تو دونوں حضرات نے کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، بہت کم سے کم وقت میں بہت ہی مختصر نظمیں ہیں. یہ طویل نظم تھی لیکن بھی بہت شدت تھی ان نظموں میں. تو یہ نظمیں بھی بالکل بہت جلدی تیزی کے ساتھ نکل گئی. تو حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کچھ اور سنائیں گے جی. تو اصل دیر تک رہے گا جی. چھوٹی صحیح ہے. تو میں کچھ غزلیں اور پھر ایک 2 نظمیں سناؤں گا. اس کو کبھی سمجھانا ہوا تو، اس کو کبھی سمجھانا ہوا تو، نانا ہی گردانا ہوا تو. اس کو کبھی سمجھانا ہوا تو، نانا ہی گردانا ہوا تو، شہر میں بسنے کا ہے ارادہ، شہر میں بسنے کا ہے ارادہ، شہر بھی گر ویرانہ ہوا تو. شہر میں بسنے کا ارادہ، شہر بھی گر ویرانہ ہوا تو، اتنے ہی سے کار غلط پر، اتنے ہی سے کار غلط پر اتنا بڑا جرمانہ ہوا تو. اتنے ہی سے کار غلط پر اتنا بڑا جرمانہ ہوا تو. اور میں تو نہیں سمجھانے والا، میں تو نہیں سمجھانے والا، اور اگر سمجھانا ہوا تو نہیں سمجھانے والا، اور اگر سمجھانا ہوا تو. جانا نہیں ہوتا ہے لیکن، جانا نہیں ہوتا ہے لیکن، اس کی طرف گر جانا ہوا تو. جانا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی طرف گر جانا ہوا تو. میں تو نہیں اس کا دیوانہ، میں تو نہیں اس کا دیوانہ، لیکن وہ دیوانہ ہوا تو. اس کا دیوانہ اور لیکن وہ دیوانہ ہوا تو. لیکن وہ چلو بھر پانی ہی بہت ہے، چلو بھر پانی ہی بہت ہے، دریا اگر گہرا نہ ہوا تو. چلو بھر پانی ہی بہت ہے، دریا اگر گہرا نہ ہوا تو. کیا منزل تک پہنچ سکوں گا، کیا منزل تک پہنچ سکوں گا،
रास्ते में मैं खाना हुआ तो मंजिल तक पहुंच सकूंगा, रास्ते में मैं खाना हुआ तो जाना नहीं है पर जाता हूँ, जाना नहीं है पर जाता हूँ मैं, बल्कि मैं अक्सर जाता हूँ। जाना नहीं है पर जाता हूँ, बल्कि मैं अक्सर जाता हूँ। पहले भी तो डर जाता था, पहले भी तो डर जाता था, क्या है अगर अब डर जाता हूँ। पहले भी तो डर जाता था, क्या है अगर अब डर जाता हूँ। मुझको गुनाह से डर लगता है, मुझको गुनाह से डर लगता है और गुनाह भी कर जाता हूँ। गुनाह से डर लगता है और गुनाह भी कर जाता हूँ। पता नहीं है घर का पता और पता नहीं है घर का पता और कहा करता हूँ घर जाता हूँ, कहा करता हूँ घर जाता हूँ। अंदर ही रहता हूँ अक्सर, अंदर ही रहता हूँ अक्सर, कभी कभी बाहर जाता हूँ। अंदर ही रहता हूँ अक्सर, कभी कभी बाहर जाता हूँ। रोजाना तो जाता नहीं हूँ, रोजाना तो जाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अक्सर जाता हूँ। रोजाना तो जाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अक्सर जाता हूँ। याद बदलता रहता है, याद बदलता रहता है। सुबह से पहले घर जाता हूँ, उसने क्या समझा है मुझको, उसने क्या समझा है मुझको, लेके अभी लश्कर जाता हूँ। ये भी का बता है। ये तो नहीं तदबीर गलत थी, ये तो नहीं तदबीर गलत थी, दोनों की तकदीर गलत थी। ये तो नहीं तदबीर गलत थी, दोनों की तकदीर गलत थी। कभी न थी कुछ खालो खत में, कमी न थी कुछ खालो खत में, कागज पर तस्वीर गलत थी, कागज पर तस्वीर गलत थी। ख्वाब बहुत अच्छे थे लेकिन, ख्वाब बहुत अच्छे थे लेकिन ख्वाबों की ताबीर गलत थी। ख्वाब बहुत अच्छे थे लेकिन ख्वाबों की ताबीर गलत थी। उससे लिखा होता तो बजा था, उससे लिखा होता तो बजा था, कातिब की तहरीर गलत थी। कातिब की लिखने वाले की तहरीर गलत थी। सर भी वही, गर्दन भी वही है, सर भी वही, गर्दन भी वही है, कातिल की शमशीर गलत थी। सर भी वही, गर्दन भी वही है, कातिल की शमशीर गलत थी। इतना गलत तो मैं भी नहीं था, इतना गलत तो मैं भी नहीं था, दारू की तमसीर तासीर गलत थी। इतना गलत तो मैं भी नहीं था, दारू की तासीर गलत थी। तो कुछ तो खामी थी राजा में, कुछ तो खामी थी राजा में, और थोड़ी सी हीर गलत थी। ये बहुत
नहीं इस पर एक नया चेहरा दिया है उर्दू नज़्म को, इसमें कोई शक नहीं है, और नई फिक्र के साथ नए तेवर के साथ नज़्म आए हैं हमारे। ये बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी नज़में कहते हैं, वो बयानिया नज़मों पर तो कुदरत है कि जिसमें उर्दू शायरी में बहुत कम कुदरत हासिल है शौरा को, जो मुझे हासिल है। ये नज़्म सुनाना हम अपनी खिड़की से मैं देखता रहता हूँ, अपनी खिड़की से मैं देखता रहता हूँ हर रोज सुबह उस शख्स को इस गली से गुजरता हुआ। अपनी खिड़की से मैं देखता रहता हूँ हर रोज हर सुबह उस शख्स को इस गली से गुजरता हुआ, उसके कान को लटका हुआ एक झोला जिसे उसने बरसों से बदला नहीं है, और शायद वो खाली ही रहता है। अक्सर हवा उसके हल्के से झोंके से लहराने लगता है जैसे वो परचम कोई। पहले मैं देखता था बहुत तेज और लंबे डग भर के चलता था। पहले मैं देखता था बहुत तेज और लंबे डग भर के चलता था। मिनटों में सारी गली पार कर लेता था। गली लंबा था, सारसों की तरह सर उठाकर अपनी सोचों में डूबा हुआ। ऐसा लगता था जैसे गली में वही वो है और कोई नहीं है। न कोई पड़ोसी न साया किसी का, और न कोई मुसाफिर भटकते भटकते इधर आ गया हो। यूं तो वो एक ही शख्स था, मगर उससे सारी गली ऐसी आबाद थी जैसे हजारों में वो बढ़ गया हो। जैसे हजारों में वो बढ़ गया हो। बारहा मैंने सोचा कि ऐसी भी क्या बात है, बारहा मैंने सोचा कि ऐसी भी क्या बात है, और ऐसी कशिश क्या है उसमें जो अपनी तरफ खींचती है। उससे कांधे पे झोले को क्यों रखा है, जब भी देखा है खाली ही देखा है। सुबह जाता है लेकिन वो कब लौटता है, ये भी एक राज है। सोचते वक्त करता चला जा रहा था। इस वक्त उसकी कमर झुक गई थी और हाथों में लाठी भी रखने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता था। सोचों में तुम खुद बातें बनाता हुआ, अपनी गर्दन हिलाता हुआ, अपने बोसीदा झोला संभाले हुए, सर झुकाए हुए सुबह को देर से भी निकलने लगा था, और फिर जल्दी लौट जाता था। मैंने सोचा, कई बार सोचा, सोचते सोचते कट गया है जमाना कि उससे मिलूं और कुछ उसके बारे में पूछूं और कुछ अपने बारे में उसको बताऊं कि मैं कितने वर्षों से पहचानता हूं उसे। वो भी अब वो नहीं है जो पहले कभी था, और मुमकिन है मैं भी उसी तरह या फिर उससे भी ज्यादा ही मेरी कमर झुक गई है। अपनी एक एक हड्डी की गिनती भी मैं कर चुका हूँ जैसे कोई शय है, और रख दिया हो जिसे दाने दीवार पर। फिर भी जब से इरादा किया है कि इस बार जब वो गली में नजर आएगा उसको सीटी मिलाकर इशारा करूंगा, ठहरो मुझे तुमसे मिलना है। बस मैं अभी आ रहा हूँ। मगर दिन गुजरते गए, साल होने को आया, वो उस रोज ही से नजर भी न आया कि मैं उससे मिलता, खैरियत पूछता। वो मेरा पुराना शरासा था, किससे पता उसका पूछूं, कोई नाम उसका भी होगा। किसी ने अगर मुझसे पूछा तो नाम और पता क्या बताऊंगा उसको। ऐन मुमकिन है वो फंस गया हो किसी आरज़े में, गनीमत है वो बीमार हो। काश ऐसा ही हो। ऐसा हुआ तो वो एक दिन जरूर आएगा। ये गली फिर से आबाद होगी। कितनी सुनसान लगती है। इसके बगैर राह तकता रहूंगा मैं उसकी, और जब तक कि मैं मुंतज़िर हूँ मैं जिंदा रहूंगा, वो जिंदा रखिएगा मुझे, मैं जिंदा रहूंगा।
मुझे महसूस होता है कि तुमको इश्क है मुझसे और बहुत शिद्दत से तुम महसूस करती हो मुझे, और सिर्फ कुछ हो अदम मौजूदगी में भी मौजूद होती हो, और उस मौजूदगी में सिर्फ एक वहम वजूद अपना। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो कि मेरे इश्क में तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो कि मेरे इश्क में कोई मिलावट है, न कोई मैल है, दीवानगी है, जैसे एक साझा हो तुम और उसमें जुड़ गया हूँ मैं, और साझे में मेरी जुड़ गई हो तुम, कभी एक साथ दोनों हो गए हैं। मुझे महसूस होता है कि मैं तुम्हारे ख्वाब कहने हूँ और ख्वाबों में हूँ, और जैसे एक किला बनाया है जहाँ महफूज हो दोनों। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो कि हम महफूज हैं, सारी दुनिया से अलग एक किले में महफूज हैं, मेरे अलावा सब गलत है, मैं ही वो मामन हूँ, कभी कहर हूँ, कोई दुश्मन है और न कोई है ताकुब में सिवाय मेरे, किसी की कोई परछाई न आगे। मुझे महसूस होता है कि तन्हाई का आलम किस कदर तकलीफ दे है, अज़ियतनाक होता है अकेले का अतराब उस शब्द का जिसमें शिद्दत से कभी महसूस होती है किसी की, और वो कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे याद के दामन से मैं लिपटा हुआ हूँ। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो कि मैं कितना जरूरी हूँ तुम्हारे वास्ते, आबादिया हूँ मैं तुम्हारी, मगर इस वक्त ये दूरी बहुत तकलीफ दे है, और मुसलसल तुम सदाएं दे रही हो। जरा कुछ और शिद्दत से मुझे महसूस करके भी तो देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, वो तुम्हारी धड़कनें मुझको सुनाई दे रही हैं। मुझे महसूस होता है मुसाफों से तुम्हारी टूटने वाली मोहर की कड़ियों के चटकते वक्त आती है, उस खुशबू में कितना नूर होता है, मैं गुजर समझ जाता हूँ मुनव्वर खुशबुओं का, सारे नौआम को जिसने नूर अफ़ज़ा कर दिया है। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो? बशीरत की गई मुबास इस खुशबू में ढककर ऐसे आमेज़ी की सूरत में बदल देती है शक्ल अपनी, जिसे महसूस कर सकते हो तुम या सिर्फ मैं। मुझे महसूस होता है अभी तक हमारे वस्ल की साथ, वो साथ एक लम्हा याद हो जैसे अभी मैंने छुपाई था कि सारा जिस्म सत्तापास बनकर आ गया। उस एक लम्हे में कली कैसे चटकती है, चटक कर चलती है, और चमक कर एक शादाब शगुफ्ता फूल का आकार लेती है, और फिर खुशबू की नदी बूंदें इस कदर सरशार करती हैं कि ताज़ा एक जहाने नौ की कोपन फूट पड़ती है। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो? तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो कि वो साथ वस्ल की ज़ख़ीरत कितनी, वो लम्हा हुए भी याद होगा, और फिर वो लम्हे आखिर के जैसे कट गए हों सारे खैर से, सारे कारोबार सर्फ हासिल से, सारे अज़ारों से, कि जैसे हम नहीं पहुँचे हमारे खैर मकदम के लिए इरफान की मंजिल ने खुद फैला दिया है अपना दामन, और दामन के साए में, और उस दामन के साए में फकत तुम हो, फकत मैं हूँ, और हमेशा के लिए आबाद हम दोनों हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अतीकुल्लाह साहब। मित्रों, इस नज़्म में हम जो इश्क हक़ीक़ी और इश्क मजाजी का रंग है, आप देख रहे थे कि कितने सलीके से आपने दोनों पायों को, दोनों धारों को इस नज़्म में पिरोया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, जिस इरफानियत से और मारिफत तक का जो पूरा सफ़र आप तय कर रहे थे। मैं बहुत ही आदर के साथ सदर मोहतरम जनाब चंद्रमान ख्याल साहब को आमंत्रित करूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो खुद बहुत अच्छे शायर हैं और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के सम्मानित संयोजक हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे अपनी रचनाएं भी जरूर हम सबके बीच में पढ़ें। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये नज़्म
एक यादगार बज़्म है। 3 बड़े शायरों को, मुनफरिद शायरों को, मुमताज़ शायरों को हमने एक साथ एक स्टेज पर सुना, और आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि तीनों शायरों ने एक ही बात कही है अपने अपने अंदाज से। आप सभी जानते हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इंसान के साथ में 3 चीजें जो हैं वो हमेशा साथ रहती हैं। इश्क, दूसरा ईमान, और तीसरे आरज़ू। इन 3 चीजों के बगैर इंसान सांस भी नहीं ले सकता है आज तक। तो जितने भी दुनिया में इनकलाबात आए वो इन 3 चीजों की बदौलत है। अगर आरज़ू नहीं होती तो इनकलाबात नहीं आती, इश्क नहीं होता तो इंसान की जिंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आई है वो नहीं, और ईमान के बगैर तो आदमी चल भी नहीं सकता। तो हज़रात, आपने देखा कि इन 3 शायरों ने, बड़े शायरों ने, हमारे मोहतरम शायरों ने किस तरह से इन 3 चीज़ों की नुमाइंदगी अपने कलाम में पेश की। उन्होंने अपनी आरज़ू भी जाहिर की, अपना इश्क भी जाहिर किया है, और अपना ईमान भी जाहिर किया है। ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ देखने में मिली है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ी बातें तो करूँगा नहीं। मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब का हुक्म है कि मैं भी कुछ सुना दूँ। आप सब लोगों या साथी आपको सुनाना तो चूँकि आप जानते हैं कि उर्दू शायरी में गज़ल जो है वो शायरी की आबरू कहा गया है, और वो आबरू उन्होंने रख ली। लेकिन नज़्म जो है वो भी अपनी जगह बेआबरू किसी को नहीं किया है। नज़्म ने भी अपना एक मकाम बनाया है। जब से नज़्म शुरू हुई है तब से लेके आज तक वो नए नए चेहरे के साथ, नई नई फिक्र के साथ, नई नई हैतों के साथ में ज़ाहिर हुई है। और आज आपने महसूस किया कि 3 तरह की नज़्म, और तीनों शोरा ने जिस तरह से अपनी अपनी नज़्में सुनाई, उनका जवाब नहीं। तो इस लिहाज से ये बज़्म जो है तारीखी हैसियत रखती है, नज़्म के लिहाज से, उर्दू नज़्म के लिहाज से। तो मैं पहले 2-3 शेर सुना दूँ और इसके बाद एक नज़्म। शेर मुलाहिज़ा हो कि दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, मेरी उंगली पकड़कर सितारे चले। दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, मेरी उंगली पकड़कर सितारे चले। मैं न चलता तो रास्ते भी जाते कहाँ, मैं न चलता तो रास्ते भी जाते कहाँ, मैं चला हूँ तभी ये नजारे चले। मैं चला हूँ तभी ये नजारे चले। और शेर मुलाहिज़ा हो कि मेरे आगे न था रास्ता कोई, मेरे आगे न था रास्ता कोई भी, मेरे पीछे मगर लोग सारे चले। मेरे आगे न था रास्ता कोई भी, मेरे पीछे मगर लोग सारे चले। हज़रत, मैं आपकी तरफ से एक नज़्म नई पेश करूँगा, और इसका ये नज़्म, इस नज़्म का मौजू है खजुराहो। आप सभी हज़रात जानते हैं ये खजुराहो हमारे सर एक पूरी गजल हो जाए, एक पूरी गजल हो जाए, स्वाद कुछ थोड़ा सा मुझे माफ फरमाएं, इसको याद नहीं है मुझे गजल। अच्छा शेर हो बोले शेर, अच्छा शेर इसके बाद सुना दूंगा। तो अब मैं खजुराहो के बारे में आप सभी जानते हैं क्या है, खजुराहो क्या है, वो सभी जानते हैं। बहरहाल मैंने जो महसूस किया, जो देखा वहाँ पर, मैं उसे
اس میں ایک لفظ آتا ہے سبحان اللہ. تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بیرونی ہندوستان آیا، وہ جب اس نے کھجراہو کو دیکھا سب سے پہلی بار تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا سبحان اللہ. تو وہ میں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں پر وہ الحمدللہ الحمدللہ باشتیاق اور بعزم خواہش میں آج کھجراہو آ گیا. الحمدللہ باشتیاق اور بعزم و خواہش میں آج کھجراہو آ گیا ہوں. ثقافتوں کے جمیل و جالب پہاڑ اور پرسکون مناظر سبحان اللہ. ثقافتوں کے جمیل و جالب پہاڑ اور پرسکون مناظر سبحان اللہ. ہنر کے یہ بے لباس جنگل، بدن کے یہ پرشکوہ و معبد ہنر کے یہ بے لباس جنگل، بدن کے یہ پرشکوہ و معبد سبحان اللہ. قیام امن و امان کی خاطر یہ فکر و فن، یہ تلاش اور یہ خدا کی بستی سبحان اللہ. کہ ادھر بھی اللہ دیکھیے گا، ادھر بھی للہ دیکھیے گا. نگاہوں پر نگاہ پر لطف ہو، ادھر بھی خدا کے یہ گھر ہیں، اپنے گھر بھی فدا ہیں، ان پر دل و نظر بھی. یہاں بھی زندہ ہے حق کے طالب کی ہر حقیقت، کشاکشوں سے بھری ہوئی زندگی کا محور جنون دل ہے. لطافتوں سے گھرے ہوئے آدمی کی منزل سکون دل ہے. ادھر بھی اللہ دیکھیے گا، نگاہ پر لطف ہو، ادھر بھی خدا کے یہ گھر ہیں، اپنے گھر بھی فدا ہیں، ان پر دل و نظر بھی. یہاں پہ زندہ ہے حق کے طالب کی ہر حقیقت، کشاکشوں سے بھری ہوئی زندگی کا محور جنون دل ہے. لطافتوں سے گھرے ہوئے آدمی کی منزل سکون دل ہے. جنون دل سے سکون دل تک سفر کے ہر موڑ پر کھڑا ہے عقیدت و اعتماد کا سنگ میل. عقیدت و اعتماد کا سنگ میل دیکھو، یہ آستھاؤں کی جھیل دیکھو. یہ آستھاؤں کی جھیل دیکھو کہ جن کے پانی میں تیرتی ہیں تمام بے پردہ حسرتوں کی جوان و بے خوف افسرائیں. یہ آستھاؤں کی جھیل دیکھو کہ جن کے پانی میں تیرتی ہیں تمام بے پردہ حسرتوں کی جوان و بے پردہ افسرائیں. شکار گاہیں نہ بن سکی جب پناہ گاہیں، تو لوٹ آئی بدن کے مابد میں فکر انسان. تو لوٹ آئی بدن کے معبد میں فکر انسان. بدن وہ معبد کہ جس میں ہر لمحہ گونجتی ہے صدائے ستیم شیوم. بدن کے معبد میں فکر انسان. بدن وہ معبد کہ جس میں ہر لمحہ گونجتی ہے صدائے ستیم شیوم. مسلسل جنوں کے حملوں سے زخم خوردہ سبھی عزائم بدن کے معبد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. بجھی بجھی اور تھکی تھکی ساری آرزویں نہایتی ہیں مسرتوں کے عظیم تر دیوتا کی جانب. وہ دیوتا جو نئی نئی شکل میں اجاگر سبھی پہ لطف و کرم کا خوگر ہزار صدیوں سے گا رہا ہے بدن کی حرمت کا ایک نغمہ. وہ ایک نغمہ ہی ایک ایشور کا ہم سفر ہے. وہ ایک نغمہ ہی ایک ایشور کا ہم سفر ہے. یہ ایک نغمہ ہی نسل آدم کا راہ بر رہے. یہ ایک نغمہ ہی موت پر. بدن وہ معبد کہ جس میں ہر لمحہ گونجتی ہے صدائے ستیم شیوم. مسلسل جنوں کے حملوں کے سے زخم خوردہ سبھی عزائم بدن کے معبد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. بجھی بجھی اور تھکی تھکی ساری آرزویں نہایتی ہیں مسرتوں کے عظیم تر دیوتا کی جانب. دیوتا
जो नई नई शक्ल में उजागर, सभी पे लुत्फ व करम का खूगर, हजार सदियों से गा रहा है बदन की हुर्मत का एक नगमा। ये एक नगमा ही एक ईश्वर का हमसफर है, ये एक नगमा ही नस्ल आदम का राहबर है, ये एक नगमा ही मोतबर है। तवाफ माबद वो रहे गुजर है, तवाफ माबद वो रहे गुजर है कि जिस पे चलकर ही हर बशर की निजात मुमकिन, मसरतों की बरात मुमकिन, खुदाए बरतर की सिफात मुमकिन, खुदाए बरतर से बात मुमकिन। तवाफ माबद के बाद ही हुआ है देखो, रहीम और रहमान और मेहरबान का करे तकर्रुम। तो आओ कर लें तवाफ माबद, तो आओ कर लें तवाफ माबद। शराब सिद्क को सफा से लबरेज है सुराही, उठाओ जाम और बढ़ो फरीबस बुतों की जानिब। वो बुत जो हाथों में साजे वहदत उठाए पे हम थिरक रहे हैं, जुनू की भट्टी में पक रहे हैं, सुकून करो जिगर की खातिर उलझ गए। तवाफ माबद वो रह गुजर है कि जिसमें चलकर ही हर बशर की निजात मुमकिन, मसरतों की बरात मुमकिन, खुदाए बरतर से बात मुमकिन। तवाफ माबद वो तवाफ माबद के बाद ही हुआ है देखो, रहीम और रहमान और मेहरबान का दरे तकर्रुम। तो आओ कर लें तवाफ माबद। शराब सिद्क को सफा से लबरेज है सुराही, उठाओ जाम और बढ़ो परिवश बुतों की जानिब। वो बुत जो हाथों में साजे वहदत उठाए पे हम थिरक रहे हैं, जुनू की भट्टी में पक रहे हैं, सुकून कल्बो जिगर की खातिर उलझ रहे हैं। विषैले सांपों से रात और दिन ये नफ्स की नागिनों की फुनकार सुन रहे हो, ये नफ्स की नागिनों की फुनकार सुन रहे हो। यही वो फुनकार है जो कर दे बशर की सभी रगों में जुनून व वहशत फरेब इश्क, जुनून व वहशत फरेब इश्क। ये फरेब का इन जुनून के जल्मों की सब हकीकत, फरेब का इन जुनून के जल्मों की सब हकीकत निहा है उड़ियां बदन की उभरी इकाइयों में। फरेब का इन जुनून के जल्मों की सब हकीकत निहा है उड़ियां बदन की उभरी इकाइयों में, हसीन और दिलकश दहाइयों में। आया है उन बेलगाम खोड़ों के भागपन से, शरीर को बेकैफ आदमी का जहान बातिन, शरीर को बेकैफ आदमी का जहान बातिन। इसी गुजरगाह से गुजरकर मकाम इबरत की सीढ़ियों के करीब सुनिए, मकाम इबरत की सीढ़ियों के करीब सुनिए। हजार शंखों हजार आग घंटियों की बेसर, हजार शंखों हजार आग घंटियों की बेसाख्ता सदाएं, हजार शंखों हजार आग घंटियों की बेसाख्ता सदाएं। दमकते दिलकश कलश पे बैठे परिंद की दिलरुबा अजाने, रे कैलानी मुस्तरिक ऐलान मुश्तरक है, सभी का खालिक, सभी का मालिक, सभी का माबूद एक खुदा है। फिर एक ऐलान मुश्तरक है, सभी का खालिक, सभी का माबूद एक खुदा है। अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मकाम मकसूद एक खुदा है। तमाम जहदो अमल का हासिल नई मुसाफिर की इब्तिदा है।
सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए। क्या बात सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए। रोशनी होती तो कोई बात, रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए। क्या बात। रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या, और धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए। धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या, और खौफ और वहशत, खौफ और वहशत के इस बाजार में, खौफ और वहशत के इस बाजार में क्या खरीदें और बेचा जाए। खौफ और वहशत के इस बाजार में क्या खरीदें और बेचा जाए क्या, और कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अब न उलझा जाए क्या, कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अब न उलझा जाए क्या। और एक शेर आखिर में, और ये तो भक्ति का शेर है उसमें, ये साल का ये आखिरी दिन है ख्याल, ये उस दिन कही थी जिस दिन आखिरी दिन था, ये साल का आखिरी दिन है ये ख्याल, याद इसे रखने को भूला जाए। खौफ और वहशत के इस बाजार में क्या खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय ख्याल साहब, आदरणीय अजीबुल्लाह साहब, रजा साहब और डॉक्टर परवेज साहब, और आप सब के प्रति बहुत आभार। आप सबने बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारे शायरों को सुना। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने शायरों बड़ी यादगार है। निश्चित तौर पे 3 हमारे सबसे अच्छे उर्दू के शायर जब एक मंच पर पढ़ रहे हो तो शाम यादगार हो जाएगी। हमको भी आप सबके प्रति बहुत आदर व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर मिला है। मैं पुनः साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के संयोजक ख्याल साहब और यहाँ पर उपस्थित उर्दू परामर्श मंडल के सामाजिक सदस्य आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जलपान पर आमंत्रित हैं। नमस्कार।